वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम आज फर्स्ट सिचुएशन के बाद में सेकंड सिचुएशन देखना स्टार्ट करेंगे। मैंने जो आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट सिचुएशन बताई थी उसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं ये बोलूँगा कि बेटर है आप पहले उसको रिवाइज करिए, उसके बाद ही आप इस क्लास के लिए बैठेंगे। तो देखिए, आपने उन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली वापस पढ़ा होगा, वापस समझा होगा, खुद उसको अपने माइंड में रिपीट किया होगा, तब जाकर के ही फिर आपको अब ये सेकंड वाली सिचुएशन आराम से समझ में आ जाएगी। आइए देखते, स्टार्ट करते। आज हम वो सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। दो स्टेट्स इस बार हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं दो स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूं और देखिए एक स्टेट हम यहां पर ले लेते हैं राजस्थान, और दूसरा स्टेट हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट्स लिए इस बार हमने। और इस बार हम ऐसा मान रहे हैं कि एक सप्लायर है जो कि राजस्थान का है और दूसरी तरफ में रेसिपिएंट है, उसका नाम हम अगेन ए रख लेते हैं और वो भी राजस्थान का ही है। सप्लायर भी राजस्थान का है, रेसिपिएंट भी राजस्थान का है, और आगे तो वही हो रहा है कि ये जो सप्लायर है ये कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है। उनकी वैल्यू हम वही 100 रुपये मान रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप बिल बनवाएंगे मेरे से, बताइए बिलिंग करवाइए फटाफट से। किस तरह से होगी बिलिंग? कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो जो सप्लायर है वो बोलेगा भाई मेरे सप्लाई की वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस सप्लाई पर जीएसटी लगने वाला है। गवर्नमेंट ऑलरेडी वेटिंग पे है, वो वेट कर रही है कि ये जो सप्लायर है ये दोनों ही सरकारों को टैक्स देगा। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पर मुझे डिसाइड करके बताइए कि ये कौन सी वाली सप्लाई है, क्योंकि हमें अगर ये मालूम करना है कि इस पर कौन सा वाला जीएसटी लगने वाला है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी, तो उसके पहले का स्टेप ये होता है कि हमें पहचानना होता है। क्या चीज़ पहचाननी होती है? द नेचर ऑफ सप्लाई। सप्लाई का नेचर क्या है? आप मुझे बताएंगे किस नेचर की ये सप्लाई है। नेचर से मेरा मतलब है इंटर स्टेट है या इंट्रा है? बोलिए फटाफट बोलिए, कौन सी है ये? तो जवाब आता है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ऑल राइट, ये इंट्रा स्टेट है, ये तो आप समझ गए क्योंकि विद इन द सेम स्टेट हो रहा है। राजस्थान का राजस्थान में ही हो रहा है। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो कौन से वाले जीएसटी लगते हैं? जवाब है दो चीज़ें लगती है, एक सीजीएसटी और दूसरा लगता है या तो एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन सी जगह है। अब हम जानते हैं राजस्थान तो एक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन काम करेगा। याद आ गया आपको सब कुछ? कोई भी डाउट अगर आ रहा है, अगर आपको इस मामले में जो अब तक मैंने बताया उसमें कहीं ज़रा भी खुद को सोचना पड़ा या मैंने आपसे पूछा आप तुरंत जवाब नहीं सोच पाए, इसका मतलब समझ जाइए कि आपने अब तक की चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं समझा है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप मेरी कही हुई बातों पे हाँ हाँ करते रहे। नहीं, मैंने आपको अब तक जो पढ़ा दिया है वो आपका पूरी तरह दिमाग में क्लियर होना चाहिए और आपके पार्ट पर रिवीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और स्टार्टिंग में ही मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ और चला करके बता रहा हूँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी में कहीं कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप आगे तक स्ट्रगल करते रहेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल करके पढ़ें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि वैसे ये जीएसटी वाला जो पूरा पोर्शन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। ये एक स्कोरिंग टैक्स होता है। जैसे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इनकम टैक्स के साथ में, तो इट इज़ वेरी मच स्कोरिंग एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। लेकिन पता चले कि हम इतना स्कोरिंग पार्ट होने के बावजूद इसमें स्कोर नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स आप पहले से ही अपने आप खुद की मेहनत से स्ट्रॉन्ग करते चले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सप्लायर जब बिलिंग कर रहा है, फटाफट से बिल बनवाइए। इसमें क्या करेगा? ये वैल्यू में सीजीएसटी ऐड करेगा क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है रेसिपिएंट के सिर पर, बर्डन शिफ्ट हो जाता है।
अच्छा, रेट हम मान रहे हैं 18% वाला आइटम है ये, तो CGST भी 9% यानी 9 रुपए और SGST भी 9 रुपए। बिल बन गया टोटल 118 रुपए का, सेम जैसा कि हमने फर्स्ट सिचुएशन में बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल बना के ए को पकड़ा दिया गया और फिर ए ने इसके अकॉर्डिंग पेमेंट दे दिया है 118 रुपए का। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, फटाफट से आप बताएंगे, क्या सप्लायर के लिए ये पूरी की पूरी उसकी कमाई है? जी नहीं, इसमें से 100 रुपए तो उसका खुद का रेवेन्यू है, लेकिन 18 रुपए उसके ऊपर लाइबिलिटी है। फटाफट से बोलिए, फटाफट से आप मुझे ये बताएंगे कि अब देखिए, आपको पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से दिमाग में हैं। अभी आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आपको तुरंत जवाब देना है और सही जवाब देना है। बताइए फटाफट, ये जो सप्लायर है इसके पास ये जो 18 रुपए आ रहे हैं, ये इसके लिए इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है? फटाफट बोलिए, ये इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी है? जवाब है इसका ये आउटपुट जीएसटी है। आपने अगर इनपुट जीएसटी इसका आंसर सोचा है तो इसका मतलब गड़बड़ है, अभी आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी लूज चल रहे हैं, उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग करके आइए। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटपुट जीएसटी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो माल बेचते समय लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो सप्लायर क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने सेल किया है ना, सप्लायर ने तो बेचा है ना, और उसके बदले उसने कलेक्ट किया है 18 रुपए का जीएसटी, इसलिए ये उसके लिए आउटपुट टैक्स है, आउटपुट जीएसटी है। अच्छा, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए ए के एंगल से ये कौन सा वाला है? ए क्या बोलेगा? तो ए बोलेगा ये मेरे लिए इनपुट जीएसटी है। सोचिए, यही 18 रुपए एस के लिए है आउटपुट जीएसटी, क्योंकि उसने तो बेचते समय कलेक्ट किया है ना। वो क्या बोलेगा, दिस इज जीएसटी कलेक्टेड बाय मी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये ए के लिए है जीएसटी पेड, तो वो इसको क्या बनेगा, इनपुट जीएसटी। बताइए, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस के लिए ये है आउटपुट जीएसटी। हम जानते हैं आउटपुट जीएसटी एस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये इसको पे करके आना है सरकार को। तो ये अब क्या करता है, 118 रुपए में से 9 रुपए का जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा के आ जाता है और 9 रुपए का जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ा देता है। सीजीएसटी वाला हिस्सा सेंट्रल को, एसजीएसटी वाला स्टेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की बात तो आप देख रहे हैं सेम वही है जो कि फर्स्ट सिचुएशन में थी, लेकिन अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे स्टेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को। देखते हैं यहाँ पर उसके इन्वॉल्व होने से आगे क्या होने वाला है। आप अपने दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखेंगे क्योंकि मैं आप ही से पूछने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। अब आप मुझे बताइए जरा कि अगर यहाँ पर ए खुद भी एक डीलर है, मैंने माना कि ए भी एक डीलर है और ये आगे ये बेचने वाला है बी नाम के पर्सन को, यानी अब ए बी को ये चीज बेच रहा है। अब यहां पर बिलिंग करते हैं हम, जरा ध्यान से आप देखेंगे, हम बिलिंग करने वाले हैं। आइए बिलिंग करते हैं। आप भी, मैं जैसे जैसे पूछूंगा आप मेरे को जवाब देंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ए के लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? ए के लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 100 रुपए मानी जाए या 118? अब यहां पर आप बोलेंगे सर सीधी सी बात है, अगर ए को इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, अगर ए को यहां पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा तब तो उसके लिए कॉस्ट केवल 100 रुपए रहेगी, 18 रुपए उसका खर्चा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, 18 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो फिर तो भाई पूरे 118 रुपए को ही हमको कॉस्ट मानना पड़ेगा। यही बात है ना? बिल्कुल सही है। तो इसलिए अब मैं आपको यहां पर पहले ही इन एडवांस बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, मैं आगे तो बताऊंगा ही, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, यहां भी ए को क्रेडिट मिलेगा, जो इसको इनपुट टैक्स इसने चुकाया है सीजीएसटी एसजीएसटी 9 रुपए, इसका इसको क्रेडिट मिलेगा। अब आप फटाफट आंसर दीजिए, अगर इसको क्रेडिट मिलेगा तो इसके लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? जवाब आता है इस बार इसकी कॉस्ट अगेन 100 रुपए ही मानी जाएगी, जैसा कि फर्स्ट सिचुएशन में था। आगे बढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं ए ने इसमें कुछ वैल्यू जोड़ी है अपनी तरफ से 50 रुपए, इसमें ए ने कुछ और भी खर्चे किए होंगे वो भी जोड़ा, साथ में उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ी, 50 रुपए और जोड़ दिए। तो फाइनली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यानी अब ये जो बी को चीज दे रहा है उसकी फाइनल वैल्यू है 150, ये उस सप्लाई की वैल्यू है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं
जब ए फर्दर इसको बी को देगा तो उस समय भी इसको जीएसटी देना पड़ता है सरकार को। तो यानी अब इस वैल्यू ऑफ सप्लाई 150 पर जीएसटी लगेगा। अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे, हमें अगर ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला जीएसटी लगेगा तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ सप्लाई डिसाइड करनी होती है। आप मुझे बताइए ए जो बी को दे रहा है वो कौन सी सप्लाई है, व्हाट इज द नेचर? आंसर है ये है, इस बार कौन सी है? इंटर स्टेट सप्लाई। दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई। इस बार ये इंट्रा नहीं है बल्कि इंटर स्टेट है, यानी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और आप जानते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई जब होती है तो कौन सा वाला जीएसटी लगता है? फटाफट आप आंसर देंगे बिना टाइम लगाए, फटाफट से बोलिए, इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सा वाला जीएसटी लगता है? आंसर है आईजीएसटी। आईजीएसटी। आपने सही सोचा था क्या? चलिए देखिए, यहां पर लगने वाला है आईजीएसटी। आईजीएसटी यहां पर लगेगा, रेट वही 18% में मान रहा हूं कि ये आइटम भी 18% रेट वाला ही है। भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब एस ने ए को दिया था उस समय वो आइटम 18% रेट में था, लेकिन बाद में ए ने उस आइटम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, उसमें कुछ एडिशंस किए और अब शायद वो आइटम 28% वाली रेट में चला गया, या हो सकता है 12% वाली में ही आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो रेट बदल भी सकती है सेकंड स्टेज पर। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर एक बार आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं मान लेता हूँ ये 18% वाला आइटम ही हम मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने बोल दिया 18%, तो अब आपका दिमाग जरूर दूसरे डायरेक्शन में चलता है। आप शायद फिर ये भी सोचेंगे कि सर यहाँ पे 18 वाला तो आपने बता दिया, अगर यहाँ पे ए ने बी को जो चीज बेची वो सपोज 28% वाली होती तो, 12% वाली होती तो। देखिए अब ये तो में आपको नहीं जाना है, अभी ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आप मेरे साथ ही चलिए, आप बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे मत रहिएगा। ठीक है, ध्यान से आप चलेंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर 150 वैल्यू है और इस पर लगने वाला आईजीएसटी। हम जानते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ए बिल में बी से वसूल करेगा, तो जबकि वो वसूल करेगा तो बिल में आईजीएसटी को जोड़ा जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं आईजीएसटी। 18% इसका मैं निकालूंगा, वो आएगा 27 रुपए 27। टोटल बिल का अमाउंट आ जाएगा 177। आप अगर याद करें तो फर्स्ट सिचुएशन में भी हमारे बिल का यही अमाउंट आया था 177। ठीक है, चलिए ये हमारा बिल कंप्लीट हुआ और बी ने ए को पकड़ा दिए हैं इसके अकॉर्डिंग 177 रुपीज। फिर से मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ए के लिए रेवेन्यू कितना है इसमें से? जवाब है केवल 150। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 27 रुपए क्या है ए के लिए? फटाफट बोलिए, 27 रुपए ए के लिए क्या है? आप बोलेंगे सर लाइबिलिटी। नहीं, इसका नाम बताइए, नाम क्या है? नाम, इसका नाम है, बताइए इनपुट या आउटपुट? इस बार इसका नाम है आउटपुट जीएसटी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। इस बार ये ए के लिए आउटपुट जीएसटी। रीजन, क्योंकि ए ने इसको कलेक्ट किया है आउटपुट पर, यानी सेल पर इसने कलेक्ट किया है। आउट हो रहा है ना इसके पास से माल, तो गुड्स या सर्विसेज तो इसके यहाँ से आउट हो रही है ना, उस समय इसने कलेक्ट किया है, इसलिए हमने इसका नाम रखा आउटपुट जीएसटी। समझ में आ गया? और ये इसके लिए लाइबिलिटी है क्योंकि इसे जाकर के चुकाना होगा सरकार को। तो आइए अब हम चलते गवर्नमेंट के पास। आईजीएसटी चुकाएगा ये, है ना? इस बार क्या चुकाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, इस बार चुकाएगा आईजीएसटी। फटाफट अब आप मुझे बताएंगे, मेरा नया सवाल है आपसे, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? कौन सी सरकार लेती है? याद आ रहा है ना आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है पूरा, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, वो एक अलग बात है, बट एक बार तो पूरा कौन लेके जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर से यहां पर इस बार आती है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और वो ए को कहती है, मिस्टर ए जरा आप हमें आईजीएसटी पूरे दे दो 27 रुपए। ए क्या बोलेगा? पहले की तरह ही ए इस बार बोलने वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रुक जाओ, हम आपको 27 रुपए नहीं देंगे। वो बोलती है क्यों नहीं दोगे भाई, देना ही पड़ेगा। वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? अब वो याद दिलाता है, सुनिए ध्यान से, वो क्या याद दिलाता है? वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखो मैंने वो इस तरह कहता है, भाई ये जो 27 रुपए का आप मेरे से आईजीएसटी मांग रहे हो, ये 27 रुपए किस पर कैलकुलेट हुआ है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 150 पर। भाई 150 पर ही तो कैलकुलेशन हुई है ना इसकी। तो ये कहता है इस 150 में 100 रुपए वो शामिल है, 100 रुपए वो है इसमें इंक्लूडेड
जिन 100 रुपए पे पहले ही आपको टैक्स मिल चुका है। सरकार कहती है यार हमें याद नहीं आ रहा कुछ, तो ये ए क्या करेगा, ये अपना बिल पकड़ाएगा सरकार को एज अ प्रूफ। ये बिल पकड़ाएगा, कौन सा वाला बिल, फर्स्ट वाला बिल पकड़ाएगा। सरकार उसको पढ़ेगी तो उसको रियलाइज होगा, अरे हाँ यार सच में ए ने तो 18 रुपए का जीएसटी पहले ही दे रखा है सप्लायर को, 9 रुपए सीजीएसटी के नाम से, 9 रुपए एसजीएसटी के नाम से। ठीक है ये बात। अच्छा, तो यहां पर सीजीएसटी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई मानते हैं तुमने 18 रुपए दे रखे, ठीक है ना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हो जाती है उस 9 और 9 रुपए का क्रेडिट देने के लिए। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रेडिट देना। पता है ना आपको ये लैंग्वेज, क्रेडिट देना। तो यहां पर बेसिकली ए को क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। किसका मिल रहा है क्रेडिट, इनपुट टैक्स का। बताइए इसके लिए तो इनपुट टैक्स थे ना ये 9 और 9 18 रुपए, इसके लिए तो इनपुट टैक्स था ना ये। तो ए को इस इनपुट टैक्स पर क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आईटीसी। बताइए ए को क्या मिला, आईटीसी मिला। बताइए कितने रुपए का मिला, जवाब है 9 रुपए। तो जो इसने सीजीएसटी के नाम से चुकाए थे उसका क्रेडिट मिला, और 9 रुपए जो इसने एसजीएसटी के नाम से चुकाए थे उसका भी मिला, दोनों का मिला। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ए को ऐसा बोल सकती है कि मिस्टर ए तुमने जो एसजीएसटी के नाम से 9 रुपए चुकाए थे वो हमारे पास तो आए ही नहीं थे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास गए थे, तो हम उसका तो क्रेडिट नहीं देंगे। क्या ऐसा बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? आपको याद है मैंने बताया था कि जो जीएसटी के पहले वाले सिस्टम्स थे वहां पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा लड़ाई होती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाले का क्रेडिट कभी नहीं देती थी। क्या ऐसा ही यहां पर होगा, ये सवाल है हमारे सामने। क्या यहां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ए को ऐसा बोलेगी कि तुमने जो एसजीएसटी के 9 रुपए चुकाए थे उसका मैं क्रेडिट नहीं देने वाला, ऐसा बोलेगी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? जवाब है ऐसा नहीं बोलेगी, इस बार नहीं बोलेगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए क्योंकि इस बार भले ही ये जो 27 रुपए मांगे थे, आईजीएसटी के जो 27 रुपए थे, ये किसने मांगे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना। आईजीएसटी के 27 रुपए कौन मांग रहा है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में ये 27 रुपए में से भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाद में ये बटेंगे स्टेट के पास भी, 27 रुपए में से कुछ हिस्सा स्टेट के पास भी जाएगा, ये बात हम जानते हैं ना। मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं, याद रखिए हर लेवल पर जो जीएसटी है वो दोनों के बीच में बटेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में बटेगा, ये आप याद रखिए। इसलिए इस बार सेंट्रल और स्टेट दोनों हर बार साथ में ही हैं और वो साथ में ही रहेंगे, और इसलिए यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलने वाली कि वो तो तुमने स्टेट को दिया था हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे, ऐसा इस बार नहीं बोला जाएगा। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से तैयार है, वो कहती है हम तुमको क्रेडिट दे देंगे, चिंता मत करो, पूरे 9 + 9 18 रुपए का तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। यही होता है यहां पर, याद रखिए। तो पूरे का क्रेडिट मिल गया। फाइनली कितने रह गए बताइए, फाइनली केवल 9 रुपए रह गए हैं। ये 9 रुपए किसको दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपए पकड़ा दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपए लेके खुश हो गई। समझ में आ गया आपको, ये पूरा इस बार सिस्टम रहा है। क्लियर है? अच्छा, आपको अब ये भी समझ में आ गया कि किसको इनमें से इनपुट जीएसटी का नाम दिया गया और किसको आउटपुट का नाम दिया गया, ये भी इस बार आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, अब बताता हूं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई किसको इनपुट और किसको आउटपुट कहते हैं, बताया था ना। आप उसमें एक चीज और अब समझ लीजिए, सुनिए, इसमें आपको एक चीज और अभी समझ लेनी है, आप चाहे तो वहीं पर नोट कर लीजिएगा।
देखिए, आप ये बात तो जानते हैं, रिकॉल करिए ज़रा, कि यही वाला डायग्राम अगर हम अपने सामने रखें, एस ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए ने जो जीएसटी कलेक्ट किया था बी से, है ना, ए ने बी को माल बेच के जो जीएसटी कलेक्ट किया था, जिसको हमने नाम दिया था आउटपुट जीएसटी, बताइए ए के लिए ये क्या था? ये एक लाइबिलिटी थी, ऐसा ही है ना? ए के लिए क्या थी? लाइबिलिटी थी। तो पता है हम इस आउटपुट जीएसटी का ही एक और भी नाम देते हैं, और वो एक और नाम क्या है? इस आउटपुट जीएसटी का ही एक और भी नाम होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए अच्छे से, आउटपुट जीएसटी को ही हम कहते हैं जीएसटी पेएबल। क्या बोलते हैं? जीएसटी पेएबल। इसको जीएसटी पेएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ए जानता है कि ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, यानी ए ने ये रुपए जब बी से कलेक्ट किए तो वो इसे कलेक्ट करके खुश नहीं हुआ, वो जानता है कि दिस अमाउंट इज पेएबल टू द गवर्नमेंट, ये मुझे पे करना है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है जीएसटी पेएबल। ठीक है, अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि ए ने एस को जो जीएसटी ऑलरेडी चुका दिया है उसका नाम क्या है? इनपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी क्या है? जो ए ने माल खरीदते समय चुकाया था, उसका नाम हमने क्या रखा? इनपुट जीएसटी। अब याद रखिए, इस इनपुट जीएसटी का ही एक और भी नाम है, और वो है जीएसटी रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? जीएसटी रिसीवेबल। पता है इसको रिसीवेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक तरह से असेट है ए के लिए। ए के लिए क्या है? असेट है। जैसे जीएसटी पेएबल क्या था? लाइबिलिटी थी। सही बात बोल रहा हूं ना? आउटपुट जीएसटी वाज द लाइबिलिटी। उसी तरह से इनपुट जीएसटी इज व्हाट? इट इज एन एसेट फॉर ए। ये क्या है? ए के लिए एसेट है। याद रहेगा आपको अच्छे से, ये ए के लिए है एक एसेट। ऑल राइट, चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एसेट क्यों है? आपको ये समझ में आ गया? क्योंकि हम जानते हैं ए को बाद में इसकी वसूली मिलेगी। आपको पता है ना, असेट हम किसको कहते हैं? जिसकी वसूली हमें बाद में मिलेगी, यानी आज की डेट में वो हमारे पास एक राइट है, एक अधिकार है। तो ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है ये जो मैंने इनपुट जीएसटी चुकाया है ना, उसका मेरे को बाद में रिटर्न मिलेगा, इसलिए वो मेरे लिए एक असेट है आज की डेट में, इसलिए उसका नाम रखा गया जीएसटी रिसीवेबल। जो जीएसटी का बेनिफिट हमें बाद में रिसीव होगा। याद रहेगा आपको, जीएसटी पेएबल किसको कह रहे हैं? आउटपुट जीएसटी को, और जीएसटी रिसीवेबल किसको कह रहे हैं? इनपुट जीएसटी को। ठीक है, ये नया नाम मैंने आपको बताया। चलिए वही चलते हैं फिर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात अभी पूरी हुई हमारी, ये तो हमने पूरा सिचुएशन को समझा अच्छे से। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया अच्छे से कि इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या है, यानी जीएसटी रिसीवेबल, जीएसटी पेएबल क्या है। अब पहले हम यहाँ पर फिर से ये पहचान लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं ज़रा इस पूरी सिचुएशन का, और हम ये देखते हैं कि एस से और ए से दोनों सरकारों को कितने कितने रुपए मिले। आइए ज़रा इस पर हम दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एस ने कौन सी सरकार को कितने रुपए दिए? देख के बताइए फटाफट, एस ने कौन सी सरकार को कितने रुपए दिए? आपने देखा यहां पर एस ने सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारों को 9 रुपए दिए। चलिए मैं लिखता हूं, 9 रुपए इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए और 9 रुपए इसने स्टेट गवर्नमेंट को दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब ए ने किस सरकार को कितने रुपए दिए? जवाब आता है ए ने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिए, और फाइनली वो कितने दिए? 9 रुपए दिए। ठीक है, ये बात, 9 रुपए दिए। तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपए दिए, स्टेट को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? भाई दो स्टेट्स है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना? राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 स्टेट्स की बात है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, जरा बताइए, सबसे पहले एस ने, आप बताएंगे एक बार, एस ने 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए ये कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट थी?
ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी वाली थी? राजस्थान थी या मध्य प्रदेश थी? बताइए जरा, ये कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को मिला होगा? नेचुरल सा आंसर है, ये राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को मिला होगा। क्यों? अरे भाई क्योंकि एस और ए के बीच में तो मध्य प्रदेश का कोई रोल ही नहीं है ना। एस और ए दोनों के बीच में मध्य प्रदेश का कोई रोल ही नहीं है, तो नेचुरली राजस्थान की गवर्नमेंट को ही मिले होंगे ये। तो मैं यहां पर पूरी बात लिख देता हूं, क्या कि ये कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट है। मैं लिख देता हूं, दिस इज राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी है ये? राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, राजस्थान वाली गवर्नमेंट को 9 रुपए मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से आप देखेंगे टोटल अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अभी का स्टेटस ये है कि 18 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले हैं और 9 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को मिले हैं। बताइए क्या बराबरी पे चल रही है बात? जवाब है बिल्कुल नहीं, बराबरी पे नहीं है। सेंट्रल के पास ज़्यादा रुपए पड़े हैं और स्टेट के पास कम रुपए पड़े हैं। जबकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि अल्टीमेटली दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट ही आपको मिलेगा। सेंटर और स्टेट्स इनके पास बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो यहां पर अब क्या होने वाला है, अब आप सुनिए आगे ध्यान से। अब पता है क्या होगा, अब इस पोजीशन पे आके मैं आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नई बात बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से आपको देखनी है। देखिए एक्चुअली बात क्या है, ध्यान से आप सुनेंगे और लिखेंगे भी। लिखने की तो बात है ही है, आप इसमें मेरे को रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक नया जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ वो ये है, याद रखिए इंडिया में जो जीएसटी है, इंडिया में जो जीएसटी है, आपको ये तो मालूम है कि इंडिया में जो जीएसटी है उसको हम नाम दे सकते हैं ड्यूअल कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आई बात, ये क्या लैंग्वेज है? ड्यूअल कॉन्करेंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप इस बात को समझिए, इंडिया में जीएसटी का कौन सा मॉडल फॉलो होता है? ड्यूअल कॉन्करेंट। ड्यूअल का मतलब जहां पर दो दो सरकारें जीएसटी लेती है, दो दो सरकारों के पास जीएसटी लेने का अधिकार होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास। और कॉन्करेंट का मतलब हुआ एक साथ वो दोनों अपना अपना जीएसटी लेंगी। आपको मालूम है ना, ऐसा ही होता है हमारे जीएसटी में कि एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों सरकारें टैक्स लेने का अधिकार रखती है। तो ड्यूअल भी हो गया ये, यानी इस पे दोनों सरकारें भी लेती है और वो भी कॉन्करेंट यानी एक साथ लेती है। एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों लेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कोई तो फिक्स किए हुए हैं स्टेट के लिए, कोई कोई ट्रांजैक्शन फिक्स किए हुए हैं सेंट्रल के लिए, यानी कोई कोई पर तो केवल ही स्टेट लेगा, कोई कोई पर केवल सेंट्रल लेगी, ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा वाला मॉडल है ड्यूअल कॉन्करेंट। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी देश है दुनिया में, बल्कि बहुत सारे देश ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पर नेशनल जीएसटी फॉलो होता है, नेशनल लेवल पर जीएसटी फॉलो होता है। आप बोलेंगे सर नेशनल जीएसटी का मतलब क्या हुआ? नेशनल जीएसटी जिसको हम यूनिफाइड जीएसटी भी कह सकते हैं, उसका मतलब पता है क्या है? उस नेशनल जीएसटी वाले केस में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीएसटी कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती ही नहीं है कभी भी। समझ गए आप? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया में ड्यूअल है, जबकि ज्यादातर देश जो है दुनिया के अंदर उनमें नेशनल जीएसटी है, जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वही पूरा का पूरा जीएसटी कलेक्ट करती है। अच्छा, इंडिया में ड्यूअल वाला क्यों है? इंडिया में ड्यूअल इसलिए है क्योंकि इंडिया में दोनों तरह की सरकारें हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में दोनों तरह की गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी है, इसलिए यहां पर ड्यूअल वाला मॉडल ही फॉलो किया जा सकता है। यहां पर नेशनल फॉलो नहीं हो सकता, नहीं तो स्टेट्स का क्या होगा? उनको तो टैक्स का कोई कलेक्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया में दो तरह की सरकारें हैं इस वजह से। अच्छा, हमारे जैसा यही ड्यूअल कॉन्करेंट मॉडल ब्राजील और कनाडा में भी फॉलो होता है। आप लिख सकते हैं इस बात को भी, कहां कहां पर ऑलरेडी फॉलो होता था ये। इंडिया में तो 2017 से आया है जीएसटी, आपको शायद पता होगा। वैसे हम ये सब बातें बाद में डिस्कस भी करेंगे, हम जब जर्नी देखेंगे जीएसटी की वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी इंडिया में 2017 से जीएसटी आया था, बट कनाडा और ब्राजील जैसे जो देश है वहां पहले से ही था,
और भी ढेर सारे देश थे जिनमें पहले से ही जीएसटी था, बट मैं कनाडा ब्राजील के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसे ही ड्यूअल कॉन्करेंट मॉडल था, क्योंकि वहां पर भी सेंट्रल और स्टेट दो तरह की गवर्नमेंट्स होती है, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें सेंट्रल और स्टेट ऐसे दो तरह की गवर्नमेंट्स नहीं होती, वहां पर एक ही गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है बस। इसलिए वहां पर जीएसटी भी नेशनल वाला फॉलो होता है ना, समझ गए आप। चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया, ड्यूअल कॉन्करेंट जीएसटी मॉडल होता है इंडिया में। ये आपको एक तो नई बात मालूम पड़ी। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी नई बात और सुनिए जरा, क्या है वो ये है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होता है। मैं लिखता हूं, आप भी लिखेंगे, इट इज व्हाट, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। है तो ये कंजम्पशन टैक्स ही। कंजम्पशन टैक्स का मतलब होता है जो कि कोई भी जब माल या सर्विसेज खरीदेगा उस समय उस पर ये टैक्स लगेगा, है ना। मतलब नेचुरली ये कोई प्रोडक्शन पर लगने वाला तो टैक्स नहीं है ना। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक नाम बताया था, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, एक्साइज ड्यूटी नाम से एक टैक्स हुआ करता था। अभी भी वो कुछ हद तक है, बट उसका 99% हिस्सा तो खत्म हो चुका है इंडिया से। वो 1% चीज़ों पर अभी भी है, वो सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल तो अब ये पता रहे आपको कि एक एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स होता था, और वो पता है किस पर लगता था। आपने जैसे ही किसी चीज़ को अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया ना, मैन्युफैक्चर करते ही वो टैक्स लगेगा, समझ रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसा वाला जो टैक्स है ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्स हो गया ना, उसको हम कंजम्पशन टैक्स थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं जो जीएसटी है कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स क्यों है, क्योंकि जब ये माल सामने वाला खरीदता है कंजम्पशन के लिए, मतलब सामने वाला जब उसको खरीदेगा तभी जाकर के ये वाला टैक्स लगेगा। अगर केवल फैक्ट्री में ये बना ही है, माल बना ही है, उस समय कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब सामने वाला इसे कभी खरीदेगा या जब सामने वाला सर्विसेज लेगा, उस समय ही ये टैक्स लगेगा, और इसीलिए इसको कंजम्पशन टैक्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन मेन बात यहां पर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो है डेस्टिनेशन बेस्ड। ये आपको गौर से समझना है। जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, बट कौन सा वाला, डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। इसका मतलब है कि जीएसटी में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए दो स्टेट्स है, ये दो स्टेट्स है, ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, और अगर स्टेट ए से कोई माल स्टेट बी में बेचा जा रहा है, चाहे गुड्स चाहे सर्विस कुछ भी, अगर ए स्टेट से बी स्टेट में वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो यहां पर कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना चाहिए। आपको ये तो पता है ना कि जीएसटी जो है वो दोनों सरकारों को मिलेगा, आधा मिलेगा सेंट्रल वाली को, आधा मिलेगा स्टेट वाली को। लेकिन कंफ्यूजन इस बात का आता है कि कौन सी वाली स्टेट को मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए या बी की स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट को ये जीएसटी मिलना चाहिए। दोनों स्टेट्स में लड़ाई हो सकती है ना, ए बोलेगा कि भाई हमें मिलना चाहिए, ए की गवर्नमेंट बोलेगी हमें मिलना चाहिए, और बी स्टेट की गवर्नमेंट बोलेगी हमें मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो उसका जवाब इन शब्दों में आपको मिल जाएगा। शब्द है डेस्टिनेशन बेस्ड। आप मुझे बताइए, ये जो गुड्स की सप्लाई हो रही है इसमें डेस्टिनेशन कौन सा है, स्टेट ए को हम डेस्टिनेशन बोलेंगे या स्टेट बी को हम डेस्टिनेशन बोलेंगे। सिंपल सा जवाब है ना, स्टेट ए को तो हम बोलेंगे ओरिजिन वाला स्टेट, और स्टेट बी को हम बोलेंगे डेस्टिनेशन वाला स्टेट। ठीक बात है, ए इज ओरिजिन स्टेट एंड बी इज डेस्टिनेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, ये टैक्स कौन सा वाला है, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, इसका मतलब यही है कि यहां पर कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में टैक्स जाएगा, डेस्टिनेशन वाली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी बी वाली स्टेट के पास में ये वाला टैक्स जाने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी स्टेट के पास, बी के पास। जबकि पहले पता है क्या होता था, अब मैं आपको जरा साथ में ही पहले वाले सिस्टम से भी कंपैरिजन करवाता हूं।
क्योंकि मैं पुराने सिस्टम से भी आपको जीएसटी का कंपैरिजन करवाना चाहता हूं, साथ ही साथ में हम वो काम कर लेते हैं। देखिए जब जीएसटी नहीं होता था ना, उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस समय जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था, जब जीएसटी नहीं था उस समय की बात है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था तो उस समय एक टैक्स लगता था जिसका नाम था सीएसटी। क्या नाम होता था उस समय उसका? सीएसटी। फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स। आपके फैमिली में भी जो आपके बड़े हैं, फादर है, जो जिनका भी बिजनेस है, आप उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सीएसटी लगता था। उनको सबको पता है, क्योंकि 2017 के पहले की बात ही तो है, ये ज़्यादा पुरानी बात है ही नहीं। तो सबको पता है कि सीएसटी लगा करता था। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप माल बेचते थे तो आपके ऊपर लगता था सीएसटी। इस सीएसटी का नाम भले सेंट्रल था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट इस टैक्स के कलेक्शन का अधिकार किसके पास होता था? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये टैक्स किसकी जेब में जाता था? स्टेट गवर्नमेंट्स की जेब में। सेंट्रल की पास नहीं जाता था ये जरा भी। ये पूरा का पूरा सीएसटी किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सोचने की बात है, कौन सी स्टेट के पास जाता होगा? ए के पास या बी के पास? तो अब मैं आपको बताता हूं, उस समय ये जो सीएसटी हुआ करता था, ये होता था ओरिजिन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या नाम दिया मैंने? ओरिजिन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब हुआ कि जो ओरिजिन वाला स्टेट है ना, जैसे हमारे इस एग्जांपल में ओरिजिन वाला स्टेट है ए, तो ए की स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही ये पूरा सीएसटी जाता था। बी के पास कुछ नहीं जाता था, इस टैक्स का कुछ भी अमाउंट नहीं जाता था। तो बताइए कौन सी वाली स्टेट के पास जाता था ये टैक्स? पूरा बेचने वाली स्टेट, जिस स्टेट से बिक रहा है माल, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं अभी जीएसटी में क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा, रिवर्स हो रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यानी ये जो जीएसटी है, इसमें टैक्स कौन सी वाली स्टेट के पास जाएगा? जिस स्टेट में माल खरीदा जा रहा है या जिसमें सर्विसेज खरीदी जा रही है। यानी डेस्टिनेशन वाला जो स्टेट है ना, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये पैसा जाएगा। बताइए आपको अच्छे से समझ में आ रही है मेरी ये बातें? मैंने आपको वो पूरा सिचुएशन नंबर 2 समझाते के बीच में ही एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया यहाँ पर। आप इसको लिख भी रहे होंगे, लिख लिया होगा आपने, और साथ में आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। ये सब बातें मैं आपको पढ़वाऊंगा नोट्स में, बाद में आपको नोट्स में सब बातें दिखेगी, ठीक है। तो आपको इन बातों को अभी से ही क्लियर करके चलना है। अब आप बोलेंगे सर आप अचानक से ये बात पे क्यों आ गए? बताता हूं मैं आपको, बताता हूं मैं। अब यहाँ पे जरा हम मिलकर के डिसीजन लेते हैं। 2 स्टेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, राजस्थान एंड एमपी, दोनों स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही है। तो हमें यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि भाई यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जीएसटी जाता है। दोनों के पास बराबर बराबर बढ़ता है ना, सेंट्रल के पास और स्टेट के पास, दोनों के पास अल्टीमेटली बराबर पैसा जाता है। अल्टीमेटली तो दोनों के पास इक्वल बटेगा, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को ये जीएसटी मिलना चाहिए, कौन सी वाली स्टेट को मिलना चाहिए। 2 स्टेट से हमारे सामने राजस्थान है और एमपी है, ठीक है ना। अच्छा कैसे पता चलेगा कौन सी के पास जाना चाहिए? सिंपल सा रूल है, आप देख लीजिए कि डेस्टिनेशन कहां पर हो रहा है। अच्छा अब डेस्टिनेशन भी आप कैसे देखेंगे? आप पहला वाला ट्रांजैक्शन अलग से देखिए जरा। फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन था बिटवीन एस एंड ए, इस वाले ट्रांजैक्शन को आप अलग से देखिए ध्यान से, और आप मुझे बताइए इस ट्रांजैक्शन में डेस्टिनेशन कौन सा स्टेट है? विच स्टेट इज द डेस्टिनेशन स्टेट? बोलिए फटाफट, कौन से स्टेट को मैं डेस्टिनेशन मानूं? ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देख के बताइए। एस ने जब ए को बेचा तो इसमें डेस्टिनेशन क्या है? यहां पर डेस्टिनेशन राजस्थान ही है, ठीक बात है ना। अच्छा बताइए ये ट्रांजैक्शन कितनी वैल्यू का हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? फटाफट बोलिए, इस ट्रांजैक्शन में कितनी वैल्यू की चीज बेची जा रही है? जवाब है 100 रुपए की चीज बेची जा रही है ना, ठीक है। तो पता है इस 100 रुपए पर जितना भी जीएसटी बनता होगा, टोटल जीएसटी 18% की रेट से है, बट स्टेट का हिस्सा आप निकालिए 9%,
बताइए 100 रुपए का 9% कितना निकला? 9 रुपए, 9 रुपीज। सही चल रहे हैं ना हम? क्या बोला मैंने? वापस सुनिए, मैंने बोला फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डेस्टिनेशन क्या है? राजस्थान ही है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से जीएसटी किसको मिलना चाहिए? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए। तो अब फिर हम ये देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए थी, उसके हिसाब से जीएसटी कितना बनता था? 9 रुपए बनता था। तो इससे ये पता चलता है 9 रुपए का जीएसटी किसकी जेब में जाना चाहिए? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाना चाहिए। चलिए ये हमको पता चल गया है, 9 रुपए का जीएसटी किसकी जेब में जाएगा? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, क्योंकि वो वहां पर हमने देखा डेस्टिनेशन राजस्थान था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पर ए भले ही बेच रहा है राजस्थान से, बट बी कहां पे बैठा है? एमपी में, ठीक है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? एमपी। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या था? राजस्थान, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डेस्टिनेशन क्या है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इस बार डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश, एमपी। ओरिजिन हो रहा है राजस्थान से और डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन पर डेस्टिनेशन हुआ हमारा मध्य प्रदेश। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए इस सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू की हम बात कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर टोटल वैल्यू तो 150 है। अरे नहीं, लेकिन इस बार 150 की पूरी बात मैं नहीं पूछ रहा। अरे 150 में से 100 रुपए की बात तो हम कर चुके ना, उसका तो डिसीजन हम ले चुके ना। अब एक्स्ट्रा कितने रुपए की वैल्यू हो रही है यहां पर? 50 रुपए की। जरा हम बात करते हैं उस 50 रुपए की। हम जानते हैं कि वो जो 50 रुपए है, 50 रुपए की जो वैल्यू है, उसके लिए हमारा डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश है। क्या है डेस्टिनेशन हमारा? मध्य प्रदेश। 50 रुपए की वैल्यू के लिए जरा निकालिए 50 रुपए का 9%, क्योंकि हम जानते हैं स्टेट का हिस्सा तो 9% ही है ना। तो जरा निकालिए 50 का 9% कितना आएगा? 4.5 रुपए। इससे ये मालूम पड़ता है कि 4.5 रुपए का जो एसजीएसटी का अमाउंट है, यानी स्टेट वाला हिस्सा है, वो कौन सी स्टेट के पास जाएगा? मध्य प्रदेश स्टेट के पास। आप देख रहे हैं मैंने कैसे पहचाना? हमने दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग देखा। पहले ट्रांजैक्शन में 100 रुपए की चीज हो रही थी, ट्रांजैक्शन हो रहा था 100 रुपए का, तो 100 रुपए पे आप 9% निकालेंगे, उसका अधिकार है राजस्थान के पास। दूसरे में 50 रुपए की एक्स्ट्रा वैल्यू हो रही थी, 50 रुपए का 9% 4.5 रुपए, उस पर अधिकार है मध्य प्रदेश का, क्योंकि वहां पर मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन है। अब ये क्लैरिटी आ गई हमें। 9 रुपए का अधिकार राजस्थान गवर्नमेंट के पास है और 4.5 का किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। अब आप सुनिए, यहां पर हम ये बोलेंगे कि यार राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास तो 9 रुपए पूरे आ गए। जरा अब आप देखिए इस चार्ट को, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पूरे 9 रुपए आ गए, है ना। आने भी 9 ही रुपए चाहिए थे, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। लेकिन उस बेचारी मध्य प्रदेश स्टेट का क्या हुआ? वो तो कहीं की भी नहीं रही, उसको तो 1 रुपया भी नहीं मिला अब तक, है ना। मध्य प्रदेश को तो 1 रुपया भी नहीं मिला ना अब तक। 18 रुपए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के पास पड़े, लेकिन एमपी के पास तो अब तक 1 रुपया भी नहीं गया ना। और हम जानते हैं एमपी के पास कितने जाने चाहिए थे? अभी अभी हमने निकाला 4.5 रुपए जाने चाहिए थे, है ना। गए हैं क्या बताइए? 4.5 बिल्कुल नहीं गए, तो भेजने तो पड़ेंगे। तो अब पता है क्या होगा? आप समझ रहे क्या होगा? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 18 रुपए में से, अपने 18, क्योंकि इसके पास तो पूरे 18 पड़े हैं ना इस समय, पूरे 18 पड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 18 रुपए में से 4.5 रुपए निकाल के मध्य प्रदेश को पकड़ा देगी। किसको पकड़ा देगी? मध्य प्रदेश को 4.5 रुपए पकड़ा दिए जाएंगे। अब बताइए जरा, ये मध्य प्रदेश के पास, चलिए मैं इसको इस तरह दिखा देता हूं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं कि मध्य प्रदेश के पास अब तक तो कुछ भी नहीं आया था, 0 रुपीज थे। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है बताइए? अब क्या होने वाला है?
अब मध्य प्रदेश को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 18 में से 4.5 रुपए उसको मिलने वाले हैं। किससे मिलने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गए। अब मध्य प्रदेश के पास 4.5 रुपए आ चुके हैं। अब बताइए नया स्टेटस क्या है? नया स्टेटस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब केवल 13.5 रुपए रह गए। राजस्थान के पास तो वही 9 रुपए थे और अभी भी है ना। राजस्थान के पास तो वही 9 रुपए थे और अभी भी है, और साथ में मध्य प्रदेश के पास भी 4.5 रुपए आ गए। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। बताइए आपको पूरा समझ में आ गया? देखिए बराबरी हो गई, जस्टिस हो गया सबके साथ। राजस्थान को हमने अभी अभी निकाला था, 9 रुपए मिलने चाहिए थे, मिल गए। मध्य प्रदेश को 4.5 मिलने चाहिए थे, मिल गए, है ना। और अब आप जरा देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 13.5 रुपए है और दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के पास मिलाकर के भी 13.5 है। इस तरह से अल्टीमेटली दोनों में, सेंटर और स्टेट दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ये देखिए ये कितना बढ़िया सिस्टम है जीएसटी में। आपने देखा होगा, आपको भी बड़ा मजा आया होगा ये देखने में, क्या इंटरेस्टिंग सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो इसके पास आईजीएसटी आया था ना, अरे इसका मतलब ही यही होता है, आईजीएसटी का रोल ही ये होता है। आईजीएसटी नाम की चीज बनाई ही इसलिए गई है, उसका नाम इंटीग्रेटेड था ही इसलिए। इसका मकसद ही यही था कि एक बार के लिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेस्टिनेशन होगा ना उसको पहुंचा देगी है। यानी जिसके पास कमी पड़ रही होगी, जिसे देने का है उसे दे देगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट तक नजर रखी और फाइनली 4.5 रुपए अपने निकाल के एमपी को दे दिए। ये पूरा सिस्टम होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के तरीके होते हैं, वो बैकएंड से सारा काम पीछे से होता है और वो डायरेक्टली उनके फंड्स ट्रांसफर कर देती है एमपी के पास। ये होता है यहाँ पर सिस्टम। क्लियर हो गया अच्छे से? तो हमने एनालिसिस कर लिया इस पूरे ट्रांजैक्शन का। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनली इस सेकंड सिचुएशन से गोल्डन रूल निकाल के बताऊंगा। ये गोल्डन रूल अब हम देखने वाले हैं और उसी के साथ में मैं इस क्लास को ओवर कर दूंगा। आइए देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं द गोल्डन रूल। ये हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल नंबर 2। हमने पहले भी एक गोल्डन रूल देखा था, अब हम सेकंड वाला गोल्डन रूल देख रहे हैं। वो गोल्डन रूल इस बार ये है कि आपको याद होगा ए के एंगल से सोचना है आपको। आप अपना वो जो पूरा हमने ये पूरा चार्ट बनाया था, जरा इसको सामने रखिएगा, ए के एंगल से सोचिए, ए के एंगल से सोचिए। इस बार ए के लिए आउटपुट क्या है? याद है ना आपको? आउटपुट आईजीएसटी है इस बार। फर्स्ट सिचुएशन में आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी थे, इस बार आउटपुट क्या है? आईजीएसटी, है ना। और इनपुट में क्या क्या है हमारे पास? इनपुट में हमारे पास है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसा ही था ना इस बार, ठीक है। तो अब मैं आपको जो सेकंड गोल्डन रूल बता रहा हूं, जरा ध्यान से आप उसको सुनेंगे, याद रखिए, ध्यान से आप सुनिए, ध्यान रखिए। जब भी हमारे पास, मैं ए के एंगल से बता रहा हूं आपको, आप भी ए के एंगल से ही सोचेंगे। जब भी हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा रहता है, इनपुट सीजीएसटी समझ गए ना, मतलब मैंने खरीदते समय इनपुट में सीजीएसटी चुकाया था, जैसा कि आपको ध्यान है ए ने ऐसा ही किया था, उसने एस से खरीदते समय इनपुट का सीजीएसटी चुकाया था। तो जब भी हमारे पास में इनपुट सीजीएसटी पड़ा है, और आपको पता ही है ये जो भी इनपुट सीजीएसटी होता है ये रिसीवेबल है, हमको इसका बाद में बेनिफिट मिलता है, हम इसको बाद में हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो पता है ये जो इनपुट सीजीएसटी है इसका हम क्रेडिट किसके अगेंस्ट ले सकते हैं, यानी हम इसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वही बताने वाला हूं, याद रखेंगे आप। इनपुट सीजीएसटी को हम यूज कर सकते हैं किसके खिलाफ? हम इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो आउटपुट सीजीएसटी के खिलाफ ही। यानी आप ये याद रखिए, जब भी आपके पास में इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है, जैसा कि हमारे इस एग्जांपल में 9 रुपए का हमारे पास बैलेंस पड़ा था और हम उसका क्रेडिट ले सकते थे, तो इसका क्रेडिट आप पहले किसके खिलाफ लेंगे? आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। हाँ बेशक इस सेकंड सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी था ही नहीं,
लेकिन मान लीजिए हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी भी हो, तो याद रखिए सबसे पहले हम इस इनपुट सीजीएसटी को किसके खिलाफ यूज करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी के खिलाफ। ये रूल है, मैं आपको रूल बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मैंने इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर लिया। मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। मान लेते हैं सपोज मेरे पास इनपुट सीजीएसटी कुछ भी आप ले लीजिए, से 100 रुपए का मेरे पास बैलेंस पड़ा है इनपुट सीजीएसटी का। तो मैंने पहले इससे आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया। मैं मान लेता हूं कि लेट्स से हमारे पास में आउटपुट सीजीएसटी केवल 40 रुपए का ही था। तो मैंने बोला ठीक है ना यार, 40 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी था, उसमें से मैं यहां से भी 40 रुपए यूज कर लेता हूं। कर लिए मैंने यहां से 40 रुपए, आउटपुट सीजीएसटी तो पूरा फिनिश हो गया मेरा, यानी मेरे को अब आउटपुट सीजीएसटी चुकाना ही नहीं पड़ेगा, पूरी लाइबिलिटी फिनिश हो गई मेरी, एडजस्ट ही हो गई पूरी की पूरी। लेकिन हमने देखा अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है। अभी मैंने 100 रुपए में से 40 रुपए ही तो काम में लिए हैं, अभी भी मेरे पास 60 रुपए का बैलेंस पड़ा है। तो पता है अगर हमारे पास इतना सारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, अब शायद आप सोचेंगे सर इतना सारा आपके पास आया कैसे, ये तो बताओ आया कैसे। अरे भाई हम कोई एक ही ट्रांजैक्शन थोड़ी करते हैं, हमने एक ही जगह से खरीदा है क्या माल, हमने न जाने कहां कहां से खरीदा होगा। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है ना, वो तो मैं अभी आपको सिचुएशन में एक एक ट्रांजैक्शन से समझा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिकली तो आप सोचिए जरा, हमने बहुत सारी परचेजिंग की होगी, तो हो सकता है मेरे पास इनपुट सीजीएसटी का ढेर सारा बैलेंस पड़ा हो, है ना। तो 100 रुपए में से अब तक हमने 40 रुपए को तो काम में ले लिया है आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। अच्छा, अब फिर भी रह गया मेरे पास 60 रुपए का बैलेंस। तो अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बचे हुए को काम में ले सकता हूं किसके खिलाफ, मैं इसको काम में ले सकता हूं आउटपुट आईजीएसटी के खिलाफ। अब सेकंड ये किसको मदद करेगा, आउटपुट वाले आईजीएसटी को। आउटपुट वाले किसको, आईजीएसटी को। याद रखिए पहले इनपुट सीजीएसटी ने आउटपुट सीजीएसटी को मदद की, यानी पहले वो अपने जाति भाई की मदद करेगा, मतलब सीजीएसटी सीजीएसटी को मदद करेगा, लेकिन जब अपने साथ वालों की मदद ये पूरी कर लेगा, अपने परिवार वाले कह लीजिए चाहे, उसकी ये मदद कर लेगा, उसके बाद भी अगर इसके पास रह गया तो फिर ये पड़ोसियों की जाके मदद करेगा। पड़ोसी कौन है यहां पर, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी की मदद करेगा। यानी अब हम आउटपुट आईजीएसटी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी को हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ये इसमें सिस्टम रहता है। अब आपने देखा होगा सेकंड सिचुएशन में तो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी था ही नहीं ना, ये तो था ही नहीं हमारे पास, केवल ही यही था, इसलिए हमने डायरेक्टली आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर दिया इससे। अगर हमारे पास सीजीएसटी भी होता ना तो हम पहले आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट इसको यूज करते और फिर रह जाता, अगर बच जाता तो जाके हम आईजीएसटी के अगेंस्ट इसको काम में लेते, है ना। समझ गए आप पूरी बात। इसी तरह से याद रखिए अगर आपके पास इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तो उसे भी आप पहले किसके खिलाफ काम में लेंगे, पहले वो खुद के परिवार की मदद करेगा, यानी आउटपुट एसजीएसटी की ही मदद करेगा, यानी आउटपुट एसजीएसटी के ही काम में हम इसे ले पाएंगे। अच्छा, फिर भी रह जाता है, बच जाता है, तो जाके सेकंड प्रायोरिटी पे हम पड़ोसियों की मदद करेंगे, और यहां भी पड़ोसी कौन है, आईजीएसटी ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए आप इसका सही आंसर देते हैं क्या। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एसजीएसटी और भी अगर रह जाए तो क्या अब ये सीजीएसटी की भी मदद कर सकता है, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या जवाब है इसका, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही ये रूल बताया था, गोल्डन रूल नंबर 1 याद करिए, नहीं याद आ रहा है तो उसको वापस पढ़िए, वैसे तो आपको याद आना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 1 में हमने ये बात समझी थी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का 36 का आंकड़ा है, वो एक दूसरे की मदद कभी नहीं करते हैं, याद रखिए ये बात। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम यहां पे ऊपर ये सोचे कि इनपुट सीजीएसटी को हम काम में ले सकते हैं अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, तो मैं बता देता हूं ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए है ही नहीं, एक दूसरे की मदद नहीं करते कभी भी। तो ये अभी मैंने आपको गोल्डन रूल नंबर 2 सिखाया,
आपको ये याद रख लेना है। आप बोलेंगे सर इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप हमको दे सकते हैं क्या, या प्रैक्टिस करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम इनकी बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा अलग से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर एक पूरा बड़ा सारा चैप्टर आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर मैं ये बात आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स। तो अभी तो मैं आपको जितना जितना बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद करते चलिए, फिर और डिटेल हम बाद में देखेंगे ही। ऑल राइट, तो बस इस क्लास में इतना ही करते हैं। आप फिर से अब तक की सभी बातों को रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग क्लास नंबर 1 से लेके अब तक जो आपको करवाया गया है सबको आप जरूर रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।